साथियों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आप सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस यार, आज की क्लास में जो है ना फिजिक्स है, और फिजिक्स की क्लास के अंदर यार आज हम पढ़ेंगे भाई कूलाम का नियम। और ये जो कूलाम का नियम है मेरे प्यारे साथियों, इसको यार आप मोस्ट आईएमपी डाल लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में छपने वाला है। क्योंकि भाई ये एग्जाम में ये एक ऐसा क्वेश्चन यार एग्जाम में छपता ही छपता है। ठीक है, तो भाई पहली क्लास आपके पास पहुंच गई थी, तो आपका फीडबैक आया कुछ बच्चों का, बट कुछ बच्चों ने फीडबैक नहीं दिया। तो यार आप लोग फीडबैक जरूर दिया करो, है ना, कि आप किस टाइप को पढ़ना चाहते हैं, भाई कैसे आपको मजा आएगा। भाई पढ़ाई की देखो फीलिंग आना बहुत जरूरी है, और जब तक यार पढ़ाई की फीलिंग नहीं आएगी आपके अंदर यार, जब तक पढ़ाई हमें बोझ लगती है, लेकिन जैसे यार पढ़ाई की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है तो पढ़ाई बिल्कुल आसान लगने लगती है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ा करो, मस्त तरीके से पढ़ा करो, है ना। तो ये जो नियम है आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भाई जिसका नाम है यार कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम कूलाम महोदय ने दिया था, कूलाम वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए क्या पढ़ा भाई, कूलाम का नियम इसका नाम पढ़ा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कि सर कूलाम भगवान ने दिया था या कूलाम व्यक्ति ने दिया था, इसलिए भाई कूलाम नियम इसको कहते हैं। ठीक है, बट ये नियम हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है। ठीक है, तो ध्यान रखो भाई, ये जो कूलाम नियम है ये हमें बल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है बेटा, कूलाम नियम हमें बल के बारे में बताता है। ठीक है, अच्छा कौन से बल के बारे में, किसके बल के बारे में, तो देखो यार ये कूलाम नियम है। कूलाम नियम जो बिंदु आवेश होते हैं, अब बिंदु आवेश क्या होते हैं, ठीक है, तो सुनो यार, देखो वो आवेश जो बिंदु के रूप में रहे, जैसे इस टाइप का ये जो बिंदु बना दिया ना, तो जो आवेश इस बिंदु के रूप में रहते हैं और स्थिर रहते हैं, ध्यान रखना, जो आवेश बिंदु के रूप में रहते हैं और स्थिर रहते हैं, वो गतिमान नहीं होते, वो आवेश गतिमान नहीं होते, वो आवेश स्थिर होते हैं। ठीक है, तो जो आवेश इस बिंदु के रूप में रहे, ठीक है, और स्थिर रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, बिंदु आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश बोलते हैं। इस बात को याद रखना कि जो आवेश बिंदु के रूप में रहे और स्थिर रहे उसे बिंदु आवेश कहते हैं। तो ये जो नियम है बल के बारे में तो बताता है, लेकिन यार ये जो नियम है दो बिंदु आवेशों के मध्य, अगर दो बिंदु आवेश हमने ले लिए, जैसे एक बिंदु आवेश हमने ये ले लिया और एक बिंदु आवेश हमने ये ले लिया, और इन दोनों बिंदु आवेशों को हमने क्या किया, कुछ दूरी पर रख दिया। तो मान लिया हमने इनको जो है ना स्मॉल दूरी r पर रख दिया, ये दोनों बिंदु आवेशों को हमने स्मॉल r दूरी के पे रख दिया, कुछ दूरी पर रख दिया। ठीक है, तो अब ये जो दो बिंदु आवेश हैं एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे, आपको मैंने बताया था ना पिछली क्लास में कि अगर दो आवेश आपस में रख दिए जाएं तो या तो उनके अंदर यार आकर्षण होता है या तो उनके अंदर यार प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, या तो आकर्षण होगा या तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये नियम यही बताता है कि अगर दो बिंदु आवेशों को हम कुछ दूरी पर रख दें तो उनके मध्य जो बल लगेगा, आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे, जो बल लगेगा वो कितना होगा, कितना बल लगेगा, वो ये नियम बताता है। उस चीज को हम इस नियम में सीखते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो क्या समझ गए कि नियम किसने दिया, कूलाम महोदय ने दिया। क्यों दिया, हमने क्यों दिया बताया ना, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए ये नियम दिया। ठीक है, तो ये नियम बल के बारे में बताता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये नियम है क्या, अब ये बताओ। तो सुनो, अब देखो यहाँ लिखा इस नियम के अनुसार। अब देखो इस नियम के अनुसार क्या बोला, इस नियम के अनुसार बोला किन्हीं दो बिंदु आवेशों के, अब देखो बिंदु आवेश मैंने बताया कि जो बिंदु के रूप में रहें और स्थिर रहें उसे बिंदु आवेश कहेंगे। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई से भी हो सकता है। देखो अगर ये जो बिंदु आवेश हैं समान आवेश रखते हैं, कौन सा आवेश रखते हैं बेटा, समान आवेश। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मतलब ये भी पॉजिटिव हो और ये भी क्या हो, पॉजिटिव। अगर ये समान आवेश रखते हैं तो इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। लेकिन अगर ये असमान आवेश, मतलब ये पॉजिटिव और ये कौन सा रखें, नेगेटिव रखें, तो इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ आकर्षण भी लिख दिया, प्रतिकर्षण, मतलब ये समान आवेश भी रख सकते हैं और असमान आवेश दोनों रख सकते हैं, दोनों के लिए है ये नियम। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा आवेश पर। प्रतिकर्षण बल का जो मान होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान होगा वो क्या होगा, आवेशों
के परिणामों के गुणनफल, मतलब आवेशों, जो आवेश होंगे इनका परिणाम हमें लेना है, मतलब ऑलवेज हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, है ना, हमेशा ऑलवेज कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला है परिणाम, परिणाम, ठीक है, परिणाम में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है। तो बल का मान आवेशों के परिणाम के गुणनफल, आवेशों के परिणाम के गुणनफल की कैसा होता है, समानुपाती होता है, कैसा होता है, समानुपाती, तथा उनकी बीच की दूरी, जो बीच की दूरी है उनके वर्ग, बीच की दूरी के वर्ग करना है, और फिर वर्ग का क्या करना है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? तो ये जो शब्द है अब ये अपने माइंड में रखो, पूरा सिखा देंगे, ठीक है। चलो मान लेते हैं ये जो दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 क्या है हमारे पास, ये जो दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, तो यहाँ लाइन लिख देंगे, माना Q1 तथा Q2, माना Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश हैं, हमने ये मान लिया, ठीक है, और बिंदु आवेश क्या होता है बता दिए, बिंदु आवेश हैं, ठीक है, बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर रखे हैं, जो एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे बेटा, स्मॉल आर दूरी पर रखे हैं, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इस नियम के अनुसार अब आएंगे, ठीक है, अब ध्यान से समझना यहाँ बात को, ठीक है, अब यहाँ इसकी जो है ना बाल की खाल निकाली जाएगी, ठीक है, तो देखो तब इस नियम से अब ध्यान से सुनना, अब इस नियम में दो बातें बताई गई कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान होता है वो आवेशों के परिणाम के एक तो गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है, ये पहली बात बताई गई, और फिर तथा करके दूसरी बात बताई गई, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये दूसरी बात है, ठीक है, ये बोला है ना, ठीक है। तब इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, पहली बात निकालो, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान मतलब F है इसका मान, ठीक है, आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती, आवेश कितने हैं भाई, एक Q1 है और एक क्या है, Q2 है, ठीक है, एक Q1 है और एक क्या है, Q2, तो जो F है मतलब ये जो बल है ये आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती, मतलब Q1 और Q2, ये गुणनफल कर दिया, तो गुणनफल के क्या हो गए, ये समानुपाती हो गए, ठीक है, ये पहली बात हो गई, क्लियर है। अब दूसरी बात क्या कही है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जो बल होता है वो बल पहले तो इनके गुणनफल के समानुपाती होता है, और जो बल है वही बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब दूसरी बात में हमें लिखना पड़ेगा तथा जो बल है F, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो बीच की दूरी है R, इसका पहले क्या करो बेटा, वर्ग करो, क्या करो, वर्ग, क्योंकि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, देखो आपको समझ आ रहा हूं, देखो जो भी जब भी अगर व्युत्क्रमानुपाती आ जाए तो उसको 1 के बटे में लिखते हैं, समानुपाती समान अनुपात में होता है, सामने लिखा जाता है, जैसे लिखा है सामने, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती 1 के बटे में लिखा जाता है, ठीक है, तो बीच की दूरी का वर्ग कर दिया, लेकिन इसका व्युत्क्रमानुपाती है मतलब 1 के बटे में इसको लिखना पड़ेगा, क्लियर है, इसको दे देना समीकरण नंबर 2, ओके। तो हमने यही माना था कि जो Q1 और Q2 थे, मान लेते हैं इनके मध्य कौन सा बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, अगर ये आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, या तो कौन सा बल लग रहा है बेटा, प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है ना, वो हमने क्या मान लिया था, F मान लिया था, क्या मान लिया था, F, तो वही बातें हमने यहाँ लिखी है, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये जो बात कही थी वही हमने लिखी, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखना समीकरण 1 व 2 से, अब देखो समीकरण 1 और 2 को देखना, समीकरण 1 LHS, ये LHS, ये RHS और ये RHS, तो देखो LHS तो दोनों के क्या है, सेम है, अब LHS दोनों के सेम है तो LHS दोनों के सेम है तो एक ही बार लिख दो, ठीक है, फिर समानुपाती सेम है वो भी एक बार लिख दो, ठीक है, फिर ये अलग है और ये अलग है, बट ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये लिख दो आप Q1 और Q2 और नीचे क्या आएगा, R², बोल बात समझ में आई। अगर हम समीकरण 1 और 2 से अगर इन समीकरण 1 और 2 से दोनों को हम क्या कर दें, मिला दें, तो ये तो भाई सेम है तो उसको एक बार लिख दो, ये भी सेम है इसको एक बार लिख दो, बट ये अलग है तो इनको लिखना पड़ेगा, बट ये ऊपर है और ये नीचे है तो ये लिखना पड़ेगा, क्लियर है, बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, समानुपाती का अगर हम चिन्ह हटाएंगे तो आपको पता है एक नियतांक आएगा, बोलो, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तब तब क्या आता है, एक नियतांक आएगा, तो एक नियतांक आ गया, ठीक है, और ये रहा आपका Q1, ये रहा आपका Q2 अपॉन में रहा R², कोई दिक्कत है नहीं,
ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, इसको एक डब्बे में बंद कर दो और के बारे में बता दो। ठीक है, जहाँ जहाँ के एक नियतांक है, के एक नियतांक है, के एक नियतांक है, क्लियर है। अब के एक नियतांक है, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये वाली कहानी आप समझ गए हो। जल्दी से यार एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये इस तरफ वाली कहानी, क्योंकि हम इसको बढ़ा रहा है। या फिर रुको, हम इस तरफ थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट करते हैं, फिर बढ़ाते हैं। तो मैंने क्या लिखा भाई, के एक क्या है, नियतांक है। के है एक क्या, नियतांक। अब नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक है, बट यार जो के है इसकी वैल्यू जो है वो आवेश, दूरी और जो बल है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। देखो, अगर हम के का मात्रक निकालें, के का क्या निकालें बेटा, मात्रक निकालें, तो ये जो के का मात्रक है इस आवेश, जो दूरी और एफ, इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं। तो भाई जब के का मात्रक इनके ऊपर डिपेंड करेगा तो इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है वो भी आवेश, दूरी और जो बल है एफ, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जहां के एक नियतांक है, यहां पर लिखना पड़ेगा जिसका मान, ठीक है, जिसका मान आवेश दूरी एवं बल पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है, क्योंकि भाई इनके ऊपर निर्भर है, क्योंकि ये साथ में है ना। ठीक है, तो इनके ऊपर निर्भर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, किंतु यहां लिखेंगे, किंतु वायु या निर्वात में, ठीक है, ये निर्वात में, किंतु वायु, अगर निर्वात की बात करें, जो वायु माध्यम, देखो अभी यहाँ पर कौन सा माध्यम है, वायु माध्यम है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, अगर वायु या फिर निर्वात माध्यम की बात करें, तो जो के है मेरे भाई, इस के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या होती है के की वैल्यू, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब सर ये एप्सिलॉन 0 क्या है, ये क्वेश्चन भी है भाई, कि जो एप्सिलॉन 0 है ये कौन सी बला है सर, ये कौन सी चीज है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, पहले तो देखो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, जहां एप्सिलॉन, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं हिंदी में, एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन है। ठीक है, ये एप्सिलॉन और ये रहा आपका 0। ठीक है, इसको हम बोलते, देखो ऐसा आपने बनाया ऐसा, ठीक है, बीच में से ऐसे कर दिया और यहाँ 0 लिख दिया, ये है एप्सिलॉन 0। ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, जहां एप्सिलॉन 0 है ये भी एक क्या है, नियतांक है। जैसे के था ना नियतांक, यही ऐसे ही भाई एप्सिलॉन 0 है, ये भी क्या है, एक नियतांक है, ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको बोलते क्या है, तो भाई इसको बोलते हैं, जहां एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है, जिसे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता। अब ये विद्युतशीलता क्या होती है, माध्यम क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी आगे जाके। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये हो गया, कोई दिक्कत है, अब कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे भाई जो एप्सिलॉन 0 है, इस एक नियतांक है, कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन 0 की, वो होती है 8.854 × 10⁻12। ये याद रखना मेरे भाई, ये याद रखना। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है भाई, इसका मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये याद रखना। ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये मात्रक जो है ना, मैं सारी चीजें निकाल के बताऊंगा, टेंशन मत लेना, अभी मैंने लिख दिया है। ठीक है, अभी मैंने लिख दिया है। तो भाई अगर इसमें जो के की वैल्यू निकालने के लिए 4 है, पाई है और एप्सिलॉन 0, इन सब की वैल्यू अगर मैं रखूं, तो भाई देखना, अभी ध्यान से सुनना, अभी मैं ये चीज देखो, ये एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, ये चीजें ये एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इनकी वैल्यू रखूं भाई, 4 रखूं, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 22/7।
ठीक है, कितनी होती है, पाई इज इक्वल टू कितना होता है 22/7, या फिर हम क्या लिख देते हैं 3.14, ठीक है। तो ये हमने रख दिया भाई, ये रखा हमने 4, ये पाई की वैल्यू, और ये एप्सिलॉन 0 कितना है बेटा 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अगर इन सब को सॉल्व करते हैं तो बेटा क्या आता है, ये इन सब को सॉल्व करने पर बेटा क्या आता है, ये आता है 9 इंटू 10⁻, भाई 9 इंटू 10⁻9, ये चीज आ जाती है, ठीक है, ये चीज आ जाती है इन सबको सॉल्व करने पर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9, और जो मात्रक है, मात्रक आप लिख सकते हो, मात्रक हम k का मात्रक, जो k का मात्रक है वो आएगा, ठीक है। और k का मात्रक क्या होता है बेटा, k का मात्रक क्या है, k का मात्रक है बेटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये k का मात्रक हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम निकाल के बताएंगे, टेंशन नहीं लेना अभी, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, ठीक है। और ये चीजें मैं भाई एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, एक एक चीज आपको समझाते चल रहा हूँ। नियम कहाँ तक लिखना है वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हैं वो एक्स्ट्रा में मैंने समझाई हैं, ठीक है। ये चीजें हैं मैंने एक्स्ट्रा में समझाई हैं। अभी ये कहाँ से आया कैसे आया वो सारी बताऊंगा, ठीक है। ये मात्रक नहीं आ रहा आपको निकालना, ठीक है। ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये रखनी पड़ेगी, ठीक है। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। ये एप्सिलॉन 0 है, क्या है, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ये विद्युतशीलता क्या है, परावैद्युता क्या है, इसको मैं आगे बताऊंगा, क्लियर है, ठीक है। तो इतना सब आपको याद रखना। तो ये जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले, इतना सारा नहीं लिखना आपको, ठीक है। एक बार जरा इसके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ाते हैं, ये लिखना नहीं है आपको इतना, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, तो भाई इतना अपन को लिखना है, आवेश दूरी और निर्भर पर करता है, बस बल पर निर्भर करता है, इतना लिख लिया, ठीक है। किंतु वायु या निर्वात में k इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इतना लिखना है, ठीक है। इतना लिखना है, ये सारी चीजें बताएंगे, ये मैं हटा रहा हूँ, ये आप लिख लेना अपनी कॉपी में, बहुत काम आएंगी, ठीक है। चलो इतना लिखने के बाद बेटा, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया था आपको इतना सब, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, k तो किंतु आपने ये कर दिया, ठीक है। अब जो k का मान है, इसको आप समीकरण क्या कर देना 3 कर देना, ठीक है। तो यहाँ लिख देना k का मान समीकरण 3 में रखने पर, k का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में रखो तो देखो यार, ये क्या है बेटा f है, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आई है, k की वैल्यू कितनी आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब ये क्या है q1, ये क्या है q2 अपॉन क्या है r², ये है। और बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, तो ये जरूर लिखना, न्यूटन जो मात्रक होता है ये जरूर लिखना। तो ये है अपना कूलम नियम, आपको एग्जाम में केवल इतना लिखना है, ठीक है। इस नियम के अनुसार ये डायग्राम बनाना, ये हल्की सी थ्योरी, ये बेंजा, इतना सब लिखने के बाद ये यहाँ तक आपको कंप्लीट कर देना, क्लियर। लेकिन भाई मुझे वो निकालना आपको बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने निकाल के बताया। ये नियम अपना कंप्लीट है, आपको इसके नंबर मिलेंगे। लेकिन यार आपको बेसिक नॉलेज होना भी तो बहुत जरूरी है, अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो फिर कैसे काम बनेगा, क्लियर है। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई कूलम का नियम क्या है, तो आप क्या बोल दोगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r², क्लियर। ये बताना है आपको, आई समझ में, यह बताना है, ठीक है। अब इधर सुनो, अब इधर सुनो, मैं एप्सिलॉन 0 और जो भाई k था उसका मात्रक बता रहा था ना, अब वो सुनो। तो मैं ये चीजें, ये इस तरह वाली चीजें हटा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलना और अपनी कॉपी में लिखते चलना, ठीक है। ये जो चीजें हैं गहराई वाली चीजें, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनो यार। अब देखो जो एप्सिलॉन 0 है, ये मैंने बता दिया था, एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ये एप्सिलॉन 0 बेटा क्या है, निर्वात की क्या है विद्युतशीलता, मैंने अभी लिखा निर्वात की क्या है विद्युतशीलता, वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। अब हमें इसका मात्रक बताना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना एप्सिलॉन 0 का मात्रक, एप्सिलॉन 0 का मात्रक, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, मैं निकाल के बता रहा हूँ एप्सिलॉन 0 का मात्रक। अब यहाँ देखो ये वाला फॉर्मूला है, इससे निकालेंगे, ये दिख रहा है ना फॉर्मूला, इससे निकालेंगे। तो देखो हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r², ये है ना।
हमें किसका मात्रक निकालना है, एप्सिलॉन जीरो का। तो एप्सिलॉन जीरो को कहाँ चाहिए, इक्वल में चाहिए। तो भाई इसको ले जाओ इधर और एफ को ले जाओ इधर, तो एप्सिलॉन जीरो इधर जाएगा, एप्सिलॉन जीरो और एफ नीचे जाएगा, तो 1/4 पाई और ये रहा एफ और ये Q1 ये Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो 1 कांस्टेंट है, इसकी तो कोई मात्रक ही नहीं होता, हटाओ। ठीक है, 4 भी कांस्टेंट है, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता। पाई भी कांस्टेंट है, इसका भी मात्रक नहीं होता, मतलब इतने सब का मात्रक नहीं होता। तो अब F का मात्रक तो होता है न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ Q1 आवेश है और आवेश का मात्रक कूलम, और ये आवेश है, इसका मात्रक भी कूलम, और ये क्या है भाई दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो कूलम कूलम क्या हो गया बेटा, कूलम कूलम क्या हो गया, कूलम स्क्वायर, और ये क्या रहा न्यूटन, और ये क्या रहा मीटर स्क्वायर। तो भाई एप्सिलॉन जीरो का मात्रक यही तो आ गया, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, यही तो आ गया, यही आ गया ना, बस खत्म। यही ऐसे ही मात्रक निकाला। ये मात्रक आप याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एप्सिलॉन जीरो का ये मात्रक याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू मैंने कितनी बताई है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और ये मात्रक लिखना जरूरी है फिजिक्स में, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना। ओके, और अगर आपको इस k की मात्रक निकालना है, ये जो k है ना, इसका अगर आपको मात्रक निकालना है तो इसका मात्रक भी देखो, k क्या है, एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी। ठीक है, अब इस k की अगर k का मात्रक निकालना है तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इससे निकलेगा। अब k की वैल्यू निकालोगे तो f का मात्रक रखोगे, तो f का क्या है भाई न्यूटन। अब k की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये क्या है आवेश, ये क्या है आवेश, और ये क्या है दूरी। तो इस आवेश का मात्रक क्या है बेटा, कूलम, इसका क्या है मात्रक, कूलम। ठीक है, तो ये कूलम कूलम क्या हो गया, कूलम स्क्वायर बोल सकते हो इसको, कूलम स्क्वायर। ठीक है, और ये दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर, तो ये रहा मीटर स्क्वायर। अब हमें k की निकाल सॉरी हाँ कोई दिक्कत नहीं, k का मात्रक निकालना है, तो इसको ले जाओ इधर, इसको ले जाओ इधर, क्योंकि गुणा वाला बटे में जाता है और बटे वाला गुणा में जाता है, तो ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर, तो ये इधर आएगा, तो न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो ये इसका मात्रक आ गया। क्लियर। और वैल्यू मैंने निकालना बताई है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कैसे निकली। ठीक है, तो एक बार वो भी बता दे रहा हूँ फिर से, है ना। चलो एक सेकंड रुको, वो भी बताऊंगा। तो भाई कैसा लग रहा है यार वीडियो, जल्दी से यार लाइक करो, अभी तक यार लाइक नहीं किया है आपने, तो जल्दी से यार लाइक कर दो, है ना। क्योंकि आप लोग अक्सर यही गलती करते हो, यही भूलते हो, और कुछ नहीं बोलते हो, केवल लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हो। तो जल्दी से अभी कर लो, अभी के अभी। ठीक है, चलो ओके। हाँ, तो मैंने बोला था भाई k इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, मैंने बोला, अभी बोला। ठीक है, ये होता है। ओके सर, अब जो है इसकी वैल्यू कैसे निकाले, इसकी जो वैल्यू है वो कैसे निकाले। तो भाई इसकी वैल्यू निकालना सिंपल है भाई, देखो 1 है, 4 है, और पाई कितना होता है 3.14। देखो पाई क्या है, पाई की वैल्यू आपको पता है 10-20 से पता होगा, 22/7 होती है अब 22/7 या 3.14 ये होती है। तो ये वैल्यू हमने रखी, और एप्सिलॉन जीरो है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको पूरा सॉल्व आउट करोगे तो 9 इंटू 10⁻9 आएगा, जो k की वैल्यू होगी। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि k निकालना है तो k का मात्रक रखोगे। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है, तो ये सब याद रखना, ये बातें याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा कूलम नियम हो गया, और इससे संबंधित हमने कुछ चीजें भी सीख ली है जो हमें आना चाहिए। ठीक है, तो भाई क्या है कि अब हमें जो कूलम नियम, इसकी सीमाएं पता होना चाहिए। तो देखो कूलम नियम की पहली सीमा तो ये है कि कूलम नियम केवल बिंदु आवेशों पर लागू होता है। मैंने बोला ना, बिंदु आवेश जो बिंदु के रूप में हो, स्थिर रहे, उन पर लागू होगा। ठीक है, तो कूलम नियम केवल बिंदु आवेशों पर लागू होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, कूलम नियम केवल और केवल जो है ना स्थिर आवेशों पर लागू होता है। गतिमान आवेशों पर जो कूलम नियम है वो कभी भी लागू नहीं होगा, केवल कौन से आवेशों पर होगा बेटा, स्थिर आवेशों पर लागू होगा। ठीक है, अब इसके अलावा तीसरी सीमा ये है कि कूलम का नियम, ठीक है, अधिक दूरियों
अधिक दूरियों और 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कूलाम नियम के लिए आवेशों को हमने एक रख दिया दिल्ली में और एक रख दिया हमने मुंबई में और कहे कि भाई अब कितना बल लगेगा ना, तो इस पे लागू नहीं होता। एक लिमिटेड दूरी होनी चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कूलाम का नियम जो अधिक दूरियों और भाई 10⁻⁻15 से कम दूरी को लिए लागू नहीं होता। ये 3 सीमाएं हैं, इनकी याद रख लेना। ठीक है, और भाई हमारे घर में कल कथा का और आपके भोजन का जो कार्यक्रम रखा गया है, तो आप सब आमंत्रित हैं। आप सब लोग आना, भोजन करना और फिर चले जाना। ठीक है, तो भाई कल वीडियो आपको नहीं मिलेगा, कहने का मतलब कल आपको वीडियो नहीं मिलेगा, कल कुछ काम रहेगा ज़्यादा, तो घर काम ही देखना पड़ेगा, तो कल वीडियो नहीं मिलेगा। बाकी परसों का आपको जो वीडियो है फिर से कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हम वीडियो तो ऑल लॉन्ग बढ़ाना चाहते थे, लेकिन यार कुछ काम है आज, है ना, कल प्रोग्राम है, तो कुछ पहले काम भी करने होते हैं, तो इसके कारण हम कल ही पढ़ेंगे अब। ठीक है, परसों पढ़ेंगे कहने का मतलब। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।